So you're going to start with spheres and shells, okay? Only first derivation is important for both. बाकी सब derivations नहीं भी आते तो formula समझ में आना चाहिए, okay? देखो अभी क्या है. See, दो कैटेगरी में डिवाइड स्फीयर्स एंड शेल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. होता है कंडक्टिंग शेल, दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग शेल्स. व्हेन आई से कंडक्टिंग शेल मतलब डू यू रिमेंबर दोस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वी डिड लास्ट लेक्चर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर? कि चार्जेस विल बी ऑलवेज ऑन द आउटर सरफेस, है ना. चार्जेस हमेशा आउटर सरफेस पे रहेंगे, राइट? समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये ध्यान रखो. व्हेन आई से कंडक्टर आई मीन दोस मटेरियल व्हिच विल फॉलो द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव लर्नड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. ओके, नॉन कंडक्टर मतलब क्या है, जिसको इंसुलेटर बोल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि चार्जेस क्या बोलते हैं, सरफेस पे नहीं जाएंगे बार बार. ठीक है, जहां पर रखा वहां पर रुक सकते हैं. तो दे कैन बी थ्रू द वॉल्यूम आल्सो. दैट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी दैट विल डिफरेंशिएट कंडक्टिंग वर्सेस नॉन कंडक्टिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बोल रहे हैं, उसका मेन फंडा क्या है कि कंडक्टर्स मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज कभी भी कितना भी दो वो हमेशा सरफेस पे जाके बैठेगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहने वाला है. ठीक है, और नॉन कंडक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पे चार्जेस थ्रू द वॉल्यूम रह सकता है. समझ में आया क्या? अब देखो इसमें भी क्या आता है, हॉलो कंडक्टिंग आ जाएगा, फिर सॉलिड. मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना के रखे हैं. ठीक है, कंडक्टर में हॉलो अगर ले रहे हैं तो हॉलो कंडक्टिंग, अगर सॉलिड ले रहे हैं तो सॉलिड कंडक्टिंग. समझ में आया क्या? ऐसे ही हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, तो एचएनसी और एसएनसी हो जाता है. ठीक है, अब तुमको ये समझना है कि ऐसे देखा चार स्फीयर्स है तुम्हारे पास. ठीक है, हमको क्या पढ़ना है इसमें कि किसी भी स्फीयर के कोई भी सिस्टम दिया है इस चारों में से, उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंदर पोटेंशियल कितना है, बाहर पोटेंशियल कितना है, और उसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी क्या है. ये सब 4-5 चीज हमको पढ़ना है. ठीक है, मैंने वीए वीबी बोला है, मतलब ए मतलब पॉइंट इनसाइड, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन आर. रिमेंबर स्मॉल आर मतलब क्या होता है, इट्स ऑलवेज डिस्टेंस एट विच यू आर फाइंडिंग द वीई और व्हाटएवर. समझा? स्मॉल आर का मतलब क्या है, वो डिस्टेंस सेंटर से जहां पे तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकाल रहे हो. समझा? ठीक है, और कैपिटल आर का मतलब क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो जो एक्चुअल स्फीयर है उसका रेडियस है. हम जहां पे फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट अलग हो सकता है, स्फीयर का रेडियस अलग है. तो हम जहां पे फील्ड निकाल रहे हैं वो क्या है, स्मॉल आर, और स्फीयर रेडियस क्या है, कैपिटल आर, है ना. ठीक है, तो स्मॉल आर लेस देन आर, मैं फील्ड निकाल रहा हूं अंदर, स्फीयर के अंदर. ठीक है, स्मॉल आर इज मोर देन आर मतलब मैं फील्ड निकाल रहा हूं स्फीयर के बाहर. समझ में आया? ठीक है, तो ये ईवी आर एक्चुअली इनसाइड आउटसाइड कंडीशन. समझा? तो 5 फार्मूला एक शेल का. तो कितने शेल है अपने पास, कितने स्फीयर्स है अपने पास? 4. तो 5 4 20 फॉर्मूला सॉल्यूशन, राइट? एक्चुअली गुड न्यूज इज नहीं. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे. ओके, एंड यू विल नोटिस दैट कि ये 1 2 और 3 इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. देखो, क्योंकि ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज आया तो सरफेस पे आ जाएगा. समझ में आएगा? इसमें भी सेम केस कि तुम कितना ही चार्ज डालो, यहाँ पे अंदर चार्ज रहेगा क्या? नहीं, इट विल बी ऑन द सरफेस ओनली, राइट? और हॉलो नॉन कंडक्टिंग का प्रॉब्लम क्या है कि अंदर तो मटेरियल ही नहीं है. ठीक है, जो भी चार्ज डाले वो कहाँ रहेगा, बाहर सरफेस पे. समझ में आया क्या? तो 1 2 3 HC SC और HNC का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस. समझा क्या? ठीक है, खाली SNC ऐसा है जिसमें अंदर भी चार्ज रहेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा हम सेइंग कि इन तीनों का सब फॉर्मूला सेम रहने वाला है. समझा? तो when I get formula of HC तो इट एप्लीकेबल फॉर SC आल्सो एंड HNC आल्सो. ठीक है, खाली SNC का फॉर्मूला अलग रहेगा बस, बाकी सबके फॉर्मूला सेम है. समझे? तो इसलिए हमको कहते हैं कंबाइन कर देंगे, इन तीनों को एक कैटेगरी में ले लेंगे और इनको एक कैटेगरी में अलग से ले लेंगे. समझ में आ रहा है क्या? हमको बोर्ड में सिर्फ HC का मतलब ये वाले केस का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं वो लोग, गॉस लॉ से डिराइव करना होता है. गॉस लॉ मैंने शुरू किया था जब एप्लीकेशंस, तो आई स्टार्टेड विद इनफिनाइट वायर. ठीक है, उसके पहले जो डेरिवेशन आता है वो अभी कराऊंगा, जो तुम्हारे बुक में लिखा होता था, HSC बुक में. समझे क्या? तो आगे बढ़े. अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डेरिवेशन. Here is the problem. I'll just remove the diagram and explain you again. Oh, actually remove it. ठीक है, the problem is like this कि you have ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं HC SC और SNC का. पहले मैं वो वाला केस लूं जहां पे क्या बोलते हैं, we are finding field outside. तो R more than R, आउटसाइड वाला कंडीशन लेते हैं. पहले बाहर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था. हाउ डू आई फाइंड इट? रिमेंबर गॉस लॉ के स्टेप्स. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा. ठीक है, फिर क्या करेंगे, उस पे E और DA बनाएंगे. ये क्यों बनाते हैं, आप टू गेट द एंगल बिटवीन E एंड DA, वंस यू गेट दैट देन यूज द गॉसियस लॉ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो ये पॉइंट पे आई विल ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर. ओके, तो ऐसे बनेगा.
ये मेरा जीएस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस पे आई टेक अ वेरी स्मॉल एरिया, आई कॉल इट डीए, ठीक है। अब डीए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव विद रिपल्सिव ओनली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, समझा। तो एंगल कितना मिल गया मुझे, 0, ओके। रिमेंबर ये हम जो भी इंटीग्रेशन अभी गॉसेस लॉ जब यूज करेंगे तो गॉस लॉ किस पे लगता है, ये जो क्लोज सरफेस अपन ने इमेजिन किया उसके ऊपर लग रहा है। इट इज नॉट, वी आर नॉट अप्लाइंग गॉस लॉ ऑन दिस एक्चुअल स्फीयर, वी आर अप्लाइंग ऑन द येलो वन, समझा। तो इंटीग्रेशन हैपन ऑन द येलो वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्फीयर में कितना चार्ज दिया टोटल मैंने, q, तो q एनक्लोज्ड विल बी q ओनली, एंड cos थीटा तो गया बिकॉज़ cos 0 is 1, ठीक है। तो इसलिए e dA लिख दिया यहां पर, okay। Now if you take any point on this surface, they are equidistant, so e can be taken out. What is integration of dA? Integration of dA will use surface area of this yellow one, समझा, which is 4 pi small r square, not capital R square, ध्यान रखो, small r square. What is small r? Distance from the center where I am actually finding the field, समझा। तो मिला, इसको वहां ले जाओ तो you'll get E is equal to kq by r square. Do you think the formula is same as point charge? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भाई ऐसे ही था, है कि नहीं, ठीक है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला k क्यू बाय r स्क्वायर है, स्फीयर का भी फॉर्मूला वही ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, ओके। अगर ये फॉर्मूला देखूं मैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट चार्ज है और एक डिस्टेंस r पे तुमने निकाला हुआ है फील्ड, दिस फॉर्मूला इज सेम फॉर दिस वन, राइट। मुझे ये डायग्राम याद नहीं समझेगा, मुझे ये डायग्राम समझेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्फीयर्स बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। अगर कोई भी पॉइंट स्फीयर के बाहर है, बाहर तुम कुछ निकाल रहे हो, तो उस पॉइंट के लिए बाहर होना चाहिए, तो उस पॉइंट के लिए ये स्फीयर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि कोई पॉइंट चार्ज रख दिया सेंटर पे, बिकॉज द फॉर्मूला इज सेम, समझा। तो आई जस्ट राइट दिस पॉइंट बिकॉज आई विल यूज दिस व्हेन आई डू नेक्स्ट डेरिवेशन। तो स्फीयर्स और शेल्स फॉर दैट मैटर बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर। तो किसके लिए ऐसा बिहेव करते हो, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, मैंने बेसिकली r शुड बी मोर देन r, ये वाले कंडीशन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा चमका आपने को, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है ना कि अपने बोर्ड्स में और कभी कभी एमसीक्यूज में आई हैव सीन दिस फॉर्मूला आल्सो, दे टॉक अबाउट, ओके। सी चार्ज एक्चुअली किस पे, येलो वाले पे कि व्हाइट वाले पे, व्हाइट वाले पे, समझा। चार्ज तो अपने ओरिजिनल स्फीयर पे था, ठीक है। अच्छा, इफ आई हैव टू राइट चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस, जो सरफेस पे चार्ज है तो वी कैन राइट सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सिग्मा, इट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब यहां पे r कौन सा लूंगा, जो एक्चुअल सरफेस है वो, तो कैपिटल R स्क्वायर आएगा। तो व्हाट इज q का वैल्यू देन, सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, डू यू एग्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई बाय बाय हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर और स्मॉल r बचेगा बस, ठीक है। तो दिस अनदर फॉर्मेट, दिस इज फॉर्म, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ q, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। समझ में आया क्या डेरिवेशन, पॉज करो एक बार देख लो बिकॉज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ पे देखो, इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट केस जहां पे वी आर फाइंडिंग द फील्ड इनसाइड r लेस देन r, बेसिकली इनसाइड निकालना है अगर, तो इट्स वेरी सिंपल। द गॉसियन सरफेस जो हमने अभी द पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को, तो मुझे गॉसियन सरफेस भी अंदर ही लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ओके। तो दिस इज माय गॉसियन सरफेस, और या गॉसियन स्फीयर यू वांट टू कॉल इट, ओके। अब उस पे लगा दो तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड यू विल रियलाइज कि इसके अंदर चार्ज है क्या, चार्ज तो जो भी है सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड, अगर q 0 तो E 0, काम खत्म। तो दिस इज द ग्राफ दैट आई हैव ड्रॉन कि r इक्वल टू r तक, मतलब अंदर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, सी E is inversely proportional to r square, दोनों में भी आ रहा है, समझ में आया क्या, इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। इनसाइड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ दैट वी हैव। एनी क्वेश्चंस, ग्राफ देख के समझ में आना चाहिए कि किसका ग्राफ बनाया इन्होंने, सबको समझ में आया क्या। स्फीयर के अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, इससे ग्राफ का नेचर वैसा है। एनी क्वेश्चंस एनीवन, सारे पॉइंट समझ में आ गया क्या, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स कैलकुलेट v, v निकालना है अगर,
तो देखो आसान है, दो केस लेंगे, आर लेस देन आर, आर मोर देन आर। आर लेस देन आर बहुत इजी है, देखो समझो कि ये अपना स्फीयर है यहाँ पर और अंदर पॉइंट लिया है, राइट। ओके, तो यू नो दैट कि ये पूरा अंदर का सरफेस इज व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे नहीं, अभी तो पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो व्हाट वी हैव लर्नड कि पोटेंशियल विल बिकम कांस्टेंट। तो मतलब तू कोई भी पॉइंट अंदर ले, सबका पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। तो किसी एक पॉइंट का निकालो जो इजी वाला है, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने कौन सा पॉइंट है, इजी वाला पॉइंट कौन सा है, सेंटर। बिकॉज सेंटर में सारे चार्ज इक्विडिस्टेंट है, तो इफ ऑल डी क्यूज आर इक्विडिस्टेंट देन वी का फॉर्मूला इज के क्यू बाई डी। इन दिस केस डी का वैल्यू इज कैपिटल आर, तो इसलिए लिखा वीसी को के क्यू बाई कैपिटल आर। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम भी यूज किया था, समझा। तो इनसाइड अगर ले रहे हैं तो इनसाइड केस में इज आर लेस देन आर इनसाइड। तो फॉर इनसाइड केस आई कैन से दैट वीसी का वैल्यू के क्यू बाई आर है, तो वीए का भी ये रहेगा। मतलब कोई भी पॉइंट अंदर ले लो, सबका वैल्यू क्या आना चाहिए, के क्यू बाई कैपिटल आर। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीयर के अंदर ले रहे हैं तो के क्यू बाई कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्पीयर है ये। ठीक है, स्पीयर के अंदर कहीं भी पोटेंशियल निकालो, फॉर्मूला क्या आने वाला है, के क्यू बाई कैपिटल आर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अगर स्पीयर के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ पे आउटसाइड, आर मोर देन आर, आउटसाइड इफ यू वांट, आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव जस्ट टॉट यू गाइस। मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मैंने बोला अभी अभी पढ़ा है कि स्पीयर्स और शेल्स दे बिहेव लाइक पॉइंट चार्जेस केप्ट एट सेंटर फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड। तो ये जो स्पीयर है, पॉइंट अगर तुम बाहर ले रहे हो, यहाँ पॉइंट बी ले रहे हो अगर, तो ये स्पीयर ऐसा बिहेव करेगा कि सी पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, समझा। तो मैंने सी पे एक पॉइंट चार्ज लगा दिया प्लस क्यू, है ना। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, ये स्पीयर का बॉर्डर है, ठीक है। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड दिस स्पीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी, के क्यू बाय स्मॉल आर। समझ में आएगा, ऐसे लगा लिया। ये तरीका नंबर 1 है, ठीक है। दिस इज थोड़ा शॉर्ट ट्रिक टाइप्स, ठीक है। यू कैन यूज अनदर मेथड आल्सो व्हिच आई हैव रिटन यहाँ पे, ओके, फॉर रेफरेंस। तुमको पता है कि ई और वी का रिलेशन पता है अपने को। व्हाट इज ई, इट इज माइनस डी बाई डी आर। पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड वी हैव गॉट, इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डी आर को वहां यहाँ ले आओ और इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट इज द प्रॉपर डेरिवेशन, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक टाइप्स था, समझ में आया क्या। ऑल इन ऑल व्हाट यू शुड रिमेंबर कि अगर पॉइंट अंदर है तो वी व्हाट इज द फॉर्मूला, के क्यू बाय कैपिटल आर। कोई भी पॉइंट अंदर ले लो, ठीक है, इट इज कांस्टेंट। ओके, बाहर है तो के क्यू बाय स्मॉल आर। इसलिए देखो अंदर कांस्टेंट है और बाहर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो आई जस्ट राइट दिस पॉइंट आल्सो कि अंदर कांस्टेंट इट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर और बाहर इट इज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। एनी क्वेश्चंस। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे चल के आई टीच यू समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक शेल प्रॉब्लम्स। तो वहां पे ये बहुत काम आता है, स्पेशली नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। समझ में आया गया। तो दिस यू शुड रिमेंबर, अंदर पॉइंट है तो कैपिटल आर, बाहर है तो स्मॉल आर। समझ में आया। एनी क्वेश्चंस, देख लो एक बार तो आगे बढ़ता हूँ। यस, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो एज यू सेंटर से डिस्टेंस लिया हुआ है, तो एज यू गो सेंटर से आगे 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 ये पूरे एरिया तक कांस्टेंट वैल्यू है, के क्यू बाय कैपिटल आर। फिर जैसे ही बाहर आते हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल आ जाता है, तो इट विल रिड्यूस। Where? That is easier point, ठीक है, because I know a short trick कि if all charges are at equidistant from a point, then the formula is kq by d, that the constant distance. यहाँ पे for center सारे चार्ज डिस्टेंस क्या है, तो इसलिए r लिखा है। That is a convenient point that I am taking. ये निकालना बहुत आसान था, समझा क्या। और कोई पॉइंट लो तो फिर वही, तो if I take any other point, it's same as point A only ना, तो वही लॉजिक, फिर तो डिस्टेंस से कैसे निकालेंगे। समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक क्या लगाया, दिमाग क्या लगाया कि भाई सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो पहले एक इजी वाला पॉइंट को निकाल देते हैं, वही सबका होगा। तो इजी वाला पॉइंट इज माय सी, सेंटर। तो समझा क्या, आगे बढ़ते। तो वी गॉट 4 थिंग्स, वी गॉट ई इनसाइड, ई आउटसाइड, वी इनसाइड, वी आउटसाइड। देयर इज वन मोर थिंग आई विल टेल यू, ओके। सो इसका एक्चुअली डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा पता होना चाहिए अपने को, ओके। सी आई टोल्ड यू ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एनर्जी होता है, इजंट इट। तो अगर एक चार्ज स्फीयर, दिस इज अ चार्ज स्फीयर दैट आई हैव, ओके, अपना HC SNC कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जहां पे चार्ज इज जस्ट ऑन द सरफेस, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग चार्ज इज कैपिटल Q एंड रेडियस इज कैपिटल R। ऐसा सिस्टम है अपना, ठीक है।
अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा तो ऐसे बनेगा, दे विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्फीयर एंड दे विल एंड एट व्हाट, इंफिनिटी, पूरा इंफिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से फैला हुआ है, मतलब पूरे यहां से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एनर्जी है, बिकॉज़ आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज देयर टू कैलकुलेट दैट एनर्जी, राइट, टू गिव यू द सेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एनर्जी होता है। हमको पूछा है कि अगर ये चार्ज स्फीयर के पास एनर्जी है, ठीक है, तो वो एनर्जी का वैल्यू क्या है, समझ में आ गया? बिकॉज दिस एनर्जी कॉल्ड सेल्फ एनर्जी, ओके, क्योंकि वो चार्ज है और उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, वो एनर्जी निकालना है अपने को। हमने पहले जो फॉर्मूला लिखा था U is equal to K Q1 Q2 upon R, that is called as interaction energy। दो चार्ज को रखा हुआ है तो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, ये इंटरैक्ट, ठीक है, तो वो इंटरेक्शन पोटेंशियल था ये वाला। उसमें अपने शॉर्ट ट्रिक भी बताया तुमको मैंने, क्या था वो, N/2U1 ऐसा कुछ, तो समझा। तो वो जो आपको लिखा था, एक चार्ज रखा, फिर एक और चार्ज रखा, फिर एक और चार्ज रखा, ठीक है, हम सिस्टम बना रहे, याद है, ये आया तो इससे इंटरैक्ट करेगा, ये आया तो इन दोनों से इंटरैक्ट करेगा, इसको भी इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर है और एक और स्फीयर लाया तो दे विल इंटरैक्ट, दैट इंटरेक्शन एनर्जी इज दिस फॉर्मूला, ओके। पर एक स्फीयर लाया तो खुद की भी एनर्जी है उसके पास, बिकॉज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो यहां से शुरू हो रहा है इंफिनिटी जा रहा है, तो ऑल दिस फील्ड लाइंस है एनर्जी, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी, समझा। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज सेल्फ एनर्जी ऑफ द चार्ज Sc Hc Hnc। समझ में मैं क्या निकाला है यहाँ पर, इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ? ओके, लेट्स सी द डेरिवेशन आल्सो, बट द फॉर्मूला इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये u किस चीज का है, ओके, और कहां से आया है ये, तो निकालते कैसे, दैट इज फाइन, मतलब वो बताऊंगा। इसके दो तरीके हैं, हम लोग अभी तरीका नंबर 1 कर रहे हैं। दिस डेरिवेशन कैन बी डन अदर वे आल्सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो जब एनर्जी डेंसिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी एक वापस से कराने वाला हूं मैं, समझा? ओके, शुरू करेगा, बताओ कैसे करते डेरिवेशन, सुनो अभी। ये समझ में आया कि एनर्जी है क्यों, और उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट योर पोटेंशियल एनर्जी दैट वी हैव डन पहले, दैट वाज इंटरैक्शन, ओके। मतलब इंटरैक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों साथ में छोड़ दो तो वेलोसिटी मिलेगी, है ना, याद है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे थे हम लोग, तो वो वाले फंडे में वो काम आता है। ये सेल्फ एनर्जी टाइप्स है। देखो इसको कैसे किया, इसको ऐसे इमेजिन किया ना कि हमने बोला कि देखो अब ये स्फीयर जो बना हुआ है, दिस रेडीमेड स्फीयर हैज चार्ज कैपिटल Q, ओके। तो हमने बोला कि अपने आप नहीं बना, कोई बेचारा इंफिनिटी में चार्ज रखा था, उसको धीरे धीरे लेके आ रहा है, एक लाया, फिर एक और लाया, फिर एक और लाया, ऐसे एक एक चार्ज ही इज पुटिंग ऑन दिस शेप, ठीक है। और वो चार्ज लाने में जो वर्क कर रहा है वही वर्क इसके फॉर्म एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। दिस दैट्स द वे वी गेट पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज, समझा। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रेडी टू वर्क डन, समझा, ठीक है। तो करते हैं, देखो इन्होंने क्या किया, लेट्स एज्यूम एन इंटरमीडिएट केस, इंटरमीडिएट केस स्टेज, जहां पे चार्ज अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ स्मॉल q चार्ज है इसके ऊपर, ओके, एंड पोटेंशियल इज स्मॉल v, ओके। तो ऐसे मतलब समझ लो इसमें 50 कूलम चार्ज था, अभी शायद 2 कूलम भी है, ऐसे ले लिया। तो चार्ज इज स्मॉल q राइट नाउ, सी स्मॉल q एंड पोटेंशियल स्मॉल v। तो जब स्मॉल q चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल वी कैन राइट एज k q बाय कैपिटल R, तो q विल बी स्मॉल q, कैपिटल Q नहीं आएगा, समझा, ओके। अब ये स्टेज में अगर मुझे जैसे x पे जाके dx कर देते अपन कि x पे है और थोड़ा dx मूव किया, ऐसे करते, राइट। वैसे ये भी फंडा हुई है कि q पे आके q चार्ज ऑलरेडी है और मैं dq चार्ज ऐड कर रहा हूं, इंफिनिटी से dq चार्ज लाया और इस पे डाला, तो व्हाट इज द वर्क डन, इट विल बी वेरी स्मॉल वर्क डन, बिकॉज़ आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल चार्ज एंड देन वर्क डन विल बी हाउ मच, इट इज qv, राइट। तो q कितना है जो तुमने ऐड किया, दैट इज dq, और v कितना, ये वाला v जो है kq बार वो आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ओके, यू गेट द आंसर। इंटीग्रेशन कहां से कहां चलने वाला है, 0 से लेके कैपिटल Q तक, एंड यू गेट द आंसर एज k q² अपॉन 2r, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा कि k और r बाहर आ जाएगा, q dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा, q²/2, you put the limits you get k q²/2r, समझ में आएगा, सिंपल है, मतलब k बाहर आया, r बाहर आ गया, q dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा q²/2, तो आप लिमिट लगा दो तो कैपिटल q²/2 आ जाएगा, तो इसलिए k q² अपॉन 2r इज द फॉर्मूला। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? Yeah. Yeah. But एक पॉइंट चार्ज इज अ पॉइंट ना, तो उसको बनाने में वर्क कुछ हुआ ही नहीं हुआ, ऐसे बोलेंगे, समझ में आएगा। उसको खुद को बनाने के लिए कोई वर्क नहीं हुआ है, समझा, बट इसको खुद को बनाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स अ शेप, बहुत सारे चार्ज ऐड करेंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स अ पॉइंट चार्ज एंड इट्स अ शेप। चार्ज शेप और चार्ज पॉइंट चार्ज में फर्क होता है, समझा। तो पॉइंट चार्ज का सेल्फ एनर्जी इज नेग्लिजिबल, 0 मान लो तुम लोग, सीधे ऐसे समझ लो
कि इफ r टेंड्स टू 0, ठीक है, वैसे मतलब r जन बंग हो जा रहा है तो सेल्फ एनर्जी डिफाइन करने का मतलब नहीं बनता है। समझ में आएगा? ठीक है, गेटिंग इट ना? समझ में आया थोड़ा सा? ये वाला पार्ट थोड़ा इजी था, जहां पे क्या बोलते हैं, टॉकिंग अबाउट सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। फिर आगे जाएंगे तो एसेंसी में थोड़ा चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ओके, बट ये फॉर्मूला वो समझ में आना चाहिए था। आई होप यू गॉट इट। मैंने इसका एक टेबल बना के रखा हुआ है विद ग्राफ्स, तो आई शेयर दैट ऑन द ग्रुप, दैट कैन बी यूज्ड एज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट में ये पूरा नाम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए, तो दैट आई शेयर विद यू। लेट्स गो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एसेंसी। अब इसमें भी क्या है ना, देखो एसेंसी में भी क्या होगा, पहले one second. See, first of all, I'll just give you the easy case first. See, outside वाला जो केस है ना, वो सेम पहले ऐसे रहेगा, R more than R outside. See, if you take outside, then Gaussian surface will be outside. Okay, तो वही है, मतलब सेम पॉइंट ऐसा बिहेव करेगा, या तुम Gaussian surface बना लो तो चार्ज एनक्लोज क्या आने वाला है, Q ही आने वाला है, ठीक है, बिकॉज एंटायर चार्ज इज इनसाइड दिस। समझा क्या? समझे? मतलब देखो, अगर इफ आई टेक Q enclosed, that will be capital Q only because all the charge is inside this green sphere, बड़ा वाला green sphere, ठीक है, और इंटेंशन ऑफ E dot dl लेफ्ट हैंड साइड वही आने वाला है, E will go out, इंटेंशन ऑफ dA will be 4 pi small r square, तो ले देके फॉर्मूला वही आने वाला है। तो इसलिए वहां का आउटसाइड का फॉर्मूला सेम ही रहता है, मतलब एंड यू कैन डू विद दिस मेथड आल्सो कि इट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज कैपिटल सेंटर, वो भी कहीं चलेगा। इनसाइड वाला तो झंझट है, देखो इनसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ r is less than r, मतलब इनसाइड निकाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो कैसे कर रहे हैं दिखाता हूँ तुमको, देखो। ओके, तो अगर अंदर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखो, मतलब हियर इज द प्रॉब्लम कि दिस इज अवर स्फीयर, तो मैं जूम कर रहा हूँ, वहां पे छोटा बनाया बहुत। अब क्या हो रहा है ना कि ये पूरे स्फीयर में अंदर भी चार्ज है। ओके, तो इफ आई वांट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लेट्स से, तो आई विल टेक गॉसियन स्फीयर लाइक दिस, करेक्ट? ओके, और ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, जहां पे हम फील्ड निकालते हैं वो हमेशा स्मॉलर होता है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होता है, कैपिटल R, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। Okay, now I'll do integration of E dot dA is equal to Q upon Q enclosed upon epsilon naught, correct? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आने वाला है बताओ? E बाहर आएगा, इंटीग्रल dA क्या रहेगा, 4 पाई क्या, स्मॉल r की कैपिटल R, स्मॉल r स्क्वायर, बिकॉज हम जो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो गॉसियन क्लोज सरफेस पे कर रहे हैं, येलो वाले पे कर रहे हैं। चमका? समझ में आएगा? मैंने बोला लेफ्ट का जो इंटीग्रेशन है किस पे होता है, तुम्हारा एज्यूम गॉसियन स्फीयर, तो उसका रेडियस कितना है, स्मॉल है, और लेफ्ट वाला का फॉर्मूला तो वही है, लेफ्ट वाले में कोई पंगा नहीं, देखो इज इनटू स्मॉल पाई स्क्वायर, ये समझ में आया सबको? अब राइट में देखो, राइट मतलब क्या है, राइट में ये बोल रहा है कि ये येलो रीजन में कितना चार्ज है, देख पूरे व्हाइट में चार्ज इज कैपिटल Q, मतलब पूरा ये पूरा भरा हुआ चार्ज इज कैपिटल Q, बट येलो में कैपिटल Q रहेगा तो कम रहेगा, कम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो कैसे निकाला, देखो हमने दिमाग लगाया यहाँ पर, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, हमने बोला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम विल बी चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर अपॉन उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, सॉल्व इट, यू गेट Q एनक्लोज्ड एज Q r क्यूब अपॉन r क्यूब। समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे किया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन उसका स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द चार्ज एनक्लोज। उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे r क्यूब है, तो बाय बाय हो जाएगा, ओके, और ये पूरा सामान वहां ले जाओ, ठीक है, तो यू गेट दिस फॉर्मूला, यू कैन डू दिस पार्ट, दिस पार्ट यू डोंट डू, ओके। चलिए, तो मैं कैसा बॉर्डर बनाया था, लाइट, okay, this is the formula number 1, I just substitute and then I take 4 pi नीचे, तो 4 pi epsilon naught will become k q, एक ये r क्यूब था, ये r स्क्वायर था, तो एक r बचा है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी एक r क्यूब है, तो r क्यूब, दैट्स द फॉर्मूला नंबर 1। समझा ये फॉर्मूला कैसे किया? ओके, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q चार्ज, बट इसमें ज्यादा फेमस फॉर्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ रो होता है। वन सेकंड, दिस बॉक्स दिस, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ओके। फॉर्मूला नंबर 2 देखो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये स्मॉल r क्यूब, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सॉरी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कैपिटल Q, व्हाट वी डू इज वी कीप द आंसर इन टर्म्स ऑफ रो, ओके। रो के टर्म्स में इसलिए रखते हैं बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इस स्फीयर में
मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, बस जरूरी नहीं कि मैं हमेशा यूनिफॉर्म करूंगा, ठीक है। आई कैन हैव केस जहां पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अंदर थोड़ा ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, या उल्टा। समझा, यहाँ पे क्या है, सब जगह यूनिफॉर्म है। इफ आई टेक दिस वॉल्यूम और दिस वॉल्यूम और दिस वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी सेम मिलने वाली है, ठीक है। बट विल डू सम्स अभी इसके बाद, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी नॉन यूनिफॉर्म आल्सो, रो शुड बी कांस्टेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि रो के तरफ से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। तो उसने क्या किया कि ये क्यू एनक्लोज क्या होगा, रो इज चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम, तो चार्ज को क्यू ले लिया और वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्यू एनक्लोज का वैल्यू क्या मिला तुमको, इट विल बी रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूट किया। सेकंड केस में मैंने इसका वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट किया, रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट ऐसे रखा है, समझा। अब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा कि 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैन यू सी दैट दिस 4 पाई एंड दिस 4 पाई विल गेट कैंसल्ड, ओके। एंड यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। बचेगा क्या, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और मैंने तुमको बताया था, तुमको याद है प्लेट है तो रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिलेंडर है तो 2, मतलब जितना कर्व हो रहा उतना ज्यादा हाँ नंबर बढ़ेगा। तो फ्लैट था तो 1 था, ठीक है। फिर जब सिलेंडर आया तो 2 आया और अभी क्या आया 3, चमका तुमको, ठीक है। तो रो आर, ये ऐसे याद रख लो तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आई प्रेफर दिस फॉर्मूला, यू नो, बिकॉज दिस कैन बी, ये लाने के लिए आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ऑलवेज रो का फॉर्मूला सबको पता होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो वो लिख सकते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम डाल के वापस ये फॉर्मूला मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और ये इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली, तो तुम यही याद रखो तो अच्छा है इन टर्म्स ऑफ रो। पर जरूरी नहीं है, कभी कभी सम पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा। आई जस्ट बॉक्स दिस पार्ट आल्सो। ओ भाई, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? समझ में आ गया अंदर फील्ड और बाहर फील्ड? बाहर का तो फॉर्मूला वही था जो पहले ही था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अंदर का फॉर्मूला नया पढ़ा हमने, इट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड, तुमको फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी डेरिवेशन वो ये वाला तो नहीं पूछने वाले हम लोग, ओके। हमको फॉर्मूला ध्यान देना, बट आया कैसे वो पता होना चाहिए, so you can solve complicated sums. Any questions till now? ग्राफ देख लो, ठीक है। अभी अंदर जो फील्ड है वो r से प्रोपोर्शनल है, कैन यू सी दैट? स्मॉल r इसे क्या बोलते हैं ऑन द न्यूमरेटर, और बाहर जो फील्ड है वो स्मॉल r स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अंदर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा और बाहर जो आएगा वो r स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझा। तो अंदर इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली और बाहर क्या बोलते हैं r स्क्वायर। यू शुड सी दैट कि ये ग्राफ और ये ग्राफ में फर्क क्या है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं अंदर, अंदर कुछ भी नहीं था, बाहर वाला तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे अंदर 0 था बट यहाँ पे अंदर 0 नहीं है, यहाँ पे अंदर फील्ड है एंड द फील्ड इंक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। एनी क्वेश्चंस एनीवन? यू अंडरस्टूड? डू यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते चलो। कहाँ पे हम लोग इसको उड़ाते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, ओके। इसमें क्या याद रखना है मैं तुमको बताऊंगा, ओके। पहले तो बाहर वाला देख लो, ओके। बाहर अपना ऐसे ही लिख दे, यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ। फॉर अ पॉइंट आउटसाइड फॉर r मोर देन r इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, राइट। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, v विल बी k q अपॉन स्मॉल r। ये फॉर्मूला तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसमें तो कोई पंगा नहीं, इट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज कैपिटल सेंटर, ओके। अंदर वाले में था पंगा है, ओके। यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा, मतलब जो हमने पहले लगाया था कि एक कन्वीनियंट पॉइंट ले लो वहां से कर लो, बिकॉज इन द प्रीवियस डेरिवेशन व्हाट वाज हैपनिंग, वन सेकंड आई एक्सप्लेन दिस पार्ट आल्सो। इन द प्रीवियस डेरिवेशन व्हाट वाज हैपनिंग कि जो हमारा स्फीयर था वहां पे हर तरफ पोटेंशियल सेम था, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इसलिए v कांस्टेंट था, समझ में आया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कुछ और है, इट इज कुछ और, ठीक है। E is changing with it is E is equal to inside it is rho r upon 3 epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल भी जैसे तो अंदर भी जैसे डिस्टेंस चेंज करोगे वैसे v का वैल्यू भी चेंज होगा, v is not constant। that you have to understand first कि यहाँ पे जो v है वो अंदर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, समझ में आया क्या। बाहर के लिए वही फॉर्मूला लग रहा है, अंदर के लिए झंझट है, ठीक है। अब ये शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा तो अपने पास वो लॉन्ग मेथड ही यूज करना पड़ेगा, जहां पे
टू डू दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको पता ही है, वो डाल के हमको सॉल्व करना पड़ेगा, समझे? ठीक है, उसमें भी एक्चुअली 2-3 चीजें हैं जो बताना पड़ेगा तुमको। R लेस देन R, टॉकिंग अबाउट इनसाइड। E का फॉर्मूला ये पहले E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर लिखा है, इसको यहाँ ले गए, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। E का फॉर्मूला अभी भी निकाला है कि क्यू आर अपॉन आर की, मैंने क्यू वाला फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट्स देखो हमको क्या होता है, लिमिट्स कैसे लिया है मैंने, लिमिट्स देखो कहां से लिया है, आर से लेकर स्मॉल आर तक लिया है। मतलब लिमिट कैसे लिया है इसने, जनरली अगर कोई पॉइंट ऐसे अंदर होता है तो हम लिमिट्स कहां लेते हैं, 0 से लेकर स्मॉल आर तक लेते हैं। ये 0 से लेकर स्मॉल आर तक, यहां से यहां लिमिट्स लेते हैं, राइट। यहाँ पे उल्टा किया, यहाँ पे मैंने लिमिट्स कैसे लिया पता है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा स्मॉल आर है, लिमिट्स मैंने यहां से यहां लिया है। आई एम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, समझा? ओके, सी द लिमिट्स। कैपिटल आर से बाहर से अंदर आया हूं मैं अंदर से बाहर नहीं गया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे अगर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज हैपनिंग। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी? वी। तो पोटेंशियल का लिमिट चाहिए मुझे, और मेरे को सेंटर में पोटेंशियल कितना है वो नहीं मालूम। मुझे ये पता है कि जो सरफेस है यहाँ पर, एट द सरफेस पोटेंशियल विल बी के क्यू बाय कैपिटल आर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एट सरफेस आते आते पूरा ही चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। सी अंदर रहोगे तो क्या होते हैं, स्पीयर्स आर स्मॉल, राइट, बट यहां पे आते आते पूरा ही स्पीयर का इंक्लूड हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट द सरफेस आई नो इज के क्यू बाय आर। पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट आई डोंट नो, बट इट सेंटर और एनी अदर पॉइंट, समझा? तो यहाँ का पता है और यहाँ का नहीं पता है, तो यहाँ का पता है और यहाँ का नहीं पता है, इसलिए लिमिट्स यहाँ से आ रही है। समझ में आया क्या? अब इसको जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये सब कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर इज आर स्क्वायर बाई 2, you put the limits here, you put the limits here, solve थोड़ा सा तो एक गंदा सा फॉर्मूला आता है, ओके, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला तुमको इतना तो नहीं पूछेंगे, बट इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो बताना चाहिए। बट जो अच्छे बच्चे हैं उनको सब आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यू नेवर नो, मतलब अभी नीट का पेपर भी टफ हो गया है, ओके। तो यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर इनसाइड आल्सो, बट मोस्टली इसका पता क्या पूछते थे वो लोग, मोस्टली शुड नो दिस कि व्हाट इफ आई पुट smaller का वैल्यू 0, तो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर, इजंट इट? अगर मैं स्मॉलर 0 कर दूं मतलब मैं कहीं जा ही नहीं रहा, मैं सेंटर पे बैठा हूं, करना है। तो अगर स्मॉलर को पुट 0 हियर, व्हाट डू यू गेट, है ना? तो यू कैन सी जस्ट कैंसिल r स्क्वायर एंड यहां से एक स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3kq अपॉन 2r। देखो मैंने इसको बॉक्स लगा रखा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Central potential is not 0, it is not kq by capital R, it is 3 by 2 kq by R। तो ये रटना है अपने को, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के रखता हूँ, ओके। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, kq 3 by 2 kq by R, मतलब 1.5 kq by R, और यहाँ पे सरफेस पे कितना है kq by R, ये तुमको बताना चाहिए, ओके। बिकॉज इसमें सम्स पता है कैसे आते हैं, ऐसे देखो, ये सब मैंने WID में पूछा था लोगों को, तुमको अभी बता रहा हूँ, तुम रॉन्ग मत करना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछते जैसे एक बुलेट है, एक चार्ज प्लस क्यू है, इसका मास m है, इसको मेरे को अभी वो बुलेट यहाँ पे, मतलब समझ लो बुलेट या तुमको जो बोलना है बोलो, चार्ज बोलो, ठीक है। उसको कितना वेलोसिटी दो, पॉजिटिव रिपेल करा ना, उसको कितना वेलोसिटी आई प्रोवाइड सो दैट इट पियर्सेस द स्फीयर एंड रीचेस द सेंटर। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसको कितना वेलोसिटी दे, it pierces the sphere and from this point it reaches this point। समझा? क्या पूछा तुमको, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी पूछो क्या यूज करना चाहिए, WET। WET के लिए क्या चाहिए अपने को, KE इनिशियल, P इनिशियल, KE फाइनल, P फाइनल। KE इनिशियल क्या है, हाफ mv स्क्वायर। जस्ट यहां पहुंचना है तो KE फाइनल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहां पे चाहिए U पोटेंशियल एनर्जी, इट इज Q इंटू V। Q तो पता है, V क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला वैल्यू, और सेंटर पे भी क्या होगा, ये वाला वैल्यू। यही समझना है, समझ में आया क्या? तो द एडवांटेज ऑफ नोइंग V इज यू गेट U। मैंने जब तो पढ़ाया था तभी बताया था कि देख E का डेफिनेशन किससे होता है, F निकालना आसान होता है, बताया था ना मैंने, ठीक है। और V क्यों डिफाइन किया अपन ने, कि U निकालना आसान होगा, और U निकाल पाएगा तो तू क्या कर पाएगा, WT यूज कर पाएगा। समझा? द होल आइडिया ऑफ टीचिंग यू ऑल ऑफ दिस इज यू शुड नो दिस कांसेप्ट। जहां वेलोसिटी पूछा और एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा तो यू शुड बी एबल टू डू इट। इज मेकिंग सेंस? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब टफ क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है। इट्स नॉट अ नॉर्मल नीट लेवल क्वेश्चन या मेंस लेवल क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड।
इजी है ना, एक बार पोटेंशियल पता है तो आराम से एनर्जी लगा सकते हो। समझ में आया तुम लोग को? तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, एंड जस्ट कीप दिस पार्ट हियर, दिस इज सेट सेंटर, और यहाँ पे ये वैल्यू सबको पता होना चाहिए। ये पता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। मटेरियल हम चार्ज पे लिख रहे हैं, क्यू, चार्ज के वाले पे क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आएगा? तो चार्ज ले लियो, मोस्टली वेरिएबल्स में क्वेश्चन आएगा। अब सुनो ध्यान से एक और चीज, लुक एट द ग्राफ इसका, डू यू सी द ग्राफ देयर? ठीक है, थोड़ा अलग ग्राफ है ना, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। ओके, समझाते हैं तुमको। ये जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये पैरा हाइपरबोला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसलिए देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है, ये वाला पार्ट। बाहर v is inversely proportional to r, so rectangular hyperbola, okay। अंदर you see it's a quadratic equation, है ना, r का quadratic equation है ना, r square है, तो you must know that, बेसिक मैथ्स याद है कि अगर y is equal to ax square plus bx plus c दिया है तो इधर shape is always a parabola, ठीक है, that you should know, पहली चीज। दूसरी चीज, पैराबोला ऐसा ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब यहाँ पे जो आर स्क्वायर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, इसलिए ऐसा पैराबोला है। समझ में आएगा? तो इसलिए पैराबोला से शेप चेंज करके हाइपरबोला बनता है, समझा? मैथ में कोई पॉइंट पे जहां पे शेप चेंज होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तुमने पढ़ा, जिसने कॉनिक्स फोनिक्स किया उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां पे शेप ही चेंज हो गया, पहले पैराबोला था अब हाइपरबोला बन गया, जहां पे वो चेंज होता है दैट इज द पॉइंट एट द सरफेस। अगर द पॉइंट, ठीक है, तो ग्राफ भी पता है तो अच्छी बात है, ओके। बट जो मेन क्रक्स है v एट सेंटर, v एट सरफेस, दैट यू शुड ऑलवेज नो, ओके। एनी क्वेश्चंस एनीवन? इट्स द पॉइंट वेयर इट चेंजेस द शेप। What? It's on the surface, that's it. On the surface it happens. Till this point it is parabola. The moment you go above, beyond this point, so it's the surface, the boundary of the surface which will define कि shape कैसा रहेगा, है ना? It's like a boundary. Any questions anyone? तो समझ में आया क्या? सॉल्व कराएंगे इसको, ठीक है। एक और डेरिवेशन आता फिर तो आप पास करूंगा, ये तो तुमको पता है, तो मैं जस्ट रिमूव दिस स्लाइड। आ जाओ। अब ये भी डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वहां पे के सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r आया था, ठीक है। यहाँ पे इट इज 5/3, तो फैक्टर इज 5/3, ओके। इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी 3/5, माय बैड, 3/5, ओके। न्यूमरेटर क्या बोलते हैं, छोटा होता है यहाँ पे, ओके। तो 3/5 है, वहां पे क्या 1/2 था फैक्टर, यहाँ पे 3/5। ये तुमको याद रखना है, ये याद रखना है। डेरिवेशन कैसे है बता रहा हूँ, बट ये याद रखना रिजल्ट, ओके। डेरिवेशन वही फंडा है, क्या किया उन्होंने कि इंटरमीडिएट स्टेज ले लिया जहाँ पे चार्ज क्यू है और पोटेंशियल स्मॉल वी है, और स्मॉल वी का फॉर्मूला सरफेस पे क्या रहेगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। फिर बोला डी क्यू चार्ज ऐड करेंगे तो वर्डन क्या होगा, वी डी क्यू। अब चैलेंज ये है कि यू डू द मैथ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया, क्यू का निकालना पड़ा। क्यू का कैसे निकाला, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी से किया, देखो सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से किया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बोलता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। तो इससे पहले स्मॉल क्यू सब्स्टिट्यूट किया उसने, देख रहे हो स्मॉल क्यू वहां से आया, देखो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, उससे स्मॉल क्यू मिल गया। पहले मैंने स्मॉल क्यू सब्स्टिट्यूट किया है, सी दिस इज स्मॉल क्यू का वैल्यू, ओके। देन ये डी क्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है, इसी को डेरिवेट कर दिया मैंने। ये रिलेशन जो आया मेरे को, क्यू का स्मॉल क्यू का वैल्यू आया मुझे, उसको डेरिवेट कर दिया मैंने, तो मुझे डी क्यू मिल गया, तो वो डी क्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, समझा। वो सब करने के बाद व्हाट आई गेट इज रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसको इंटीग्रेट कर लो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ r⁴ dr, r⁵ ठीक है। तो r⁵ और ये r⁵ है, तो एक ही r बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पहले से ही था और एक 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फंडा वही है जो पहले करा था मैंने, अभी कुछ नया नहीं किया मैंने, फंडा वही है, बट वही है कि सिर्फ ये क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन को कन्वर्ट किया है। बिकॉज क्यू कन्वर्ट किया तो क्यू वेरिएबल है, तो वो थोड़ा इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होता है, तो हमने क्या क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट चेंज करके आर में सब कुछ लेके आ गए, और आर का इंटीग्रेशन इज वेरी आसान। तो वो करने के बाद ये आंसर मिल गया मेरे को। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, ओके। तो दिस इज सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला। तो ऑल इन ऑल वी नो नाउ E inside, E outside, V inside, V outside, self energy for, है ना, for HC, SC, HNC एक कैटेगरी, ठीक है।
and SNC is a different category. समझ में आया क्या? Any questions anyone? I'll just pause, एक बार वापस से ब्रश थ्रू करूंगा, फिर समझ में आता हूँ. Here's the problem. Okay, they said कि we have ऐसा hollow बता अंदर कुछ नहीं है. Okay, SNC है but inside R1 part is empty. Okay, and R1 to R2 uniformly distributed charge Q है. This uniform distribution, so this is uniformly distributed. Uniformly distributed ऐसा बोला है. Throughout the volume, it's an SNC. Okay, तो पूरे वॉल्यूम में it's a sphere. Okay, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं अपने को ये लोग, give me electric field at this point A, at this point B, and at this point C. है ना, डिस्टेंस क्या लेंगे हमेशा स्मॉल आर, जहां पे निकाल रहे हो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है, so to find electric field inside the cavity. Okay, between in the material, यहाँ पे B पॉइंट पे और एक आउटसाइड. समझ में आया क्या? शुरू करें, चलो आ जाओ. फर्स्ट ये निकालते हैं ए पॉइंट के लिए. ओके, फॉर ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? हाउ डू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? गॉसियन सरफेस बनाओगे, राइट? तो व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड? जीरो, खत्म. क्यू एनक्लोज्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. डन. समझा? सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट के लिए इजी है ना? यू विल मेक गॉसियन स्फीयर लाइक दिस, है ना? बड़ा स्फीयर बनाएंगे ऐसे, है ना? व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड? कैपिटल क्यू. तो लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा? इट इज ई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? और राइट में क्या आएगा? कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यू विल गेट के क्यू बाय आर स्क्वायर. आउटसाइड का फॉर्मूला मिल जाएगा. तो ये दो पॉइंट्स वेर इजी. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम का यहाँ तक पार्ट. इसमें कोई डाउट? इनसाइड आउटसाइड कैसे निकाला, समझ में आया? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट बी. पॉइंट बी मतलब यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है, ये पॉइंट पे निकालना है. ओके, अब क्या करेंगे? विल मेक द सेम गॉसियन स्फीयर विल बी लाइक दिस. दिस इज आवर गॉसियन स्फीयर, राइट? और ये पार्ट में चार्ज कितना होगा? इतना. ये इतना चार्ज निकालना है अपने को पहले. क्यू एनक्लोज इज दिस मच ना. पूरा चार्ज क्यू है क्या इसमें? नहीं ना, क्यू एनक्लोज दिस मच, राइट? तो देखो मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे देखो. तो वही बना है यहाँ पे कि दिस इज द गॉसियन स्फीयर फॉर पॉइंट बी आई एम डूइंग. ओके, देखिए आई एम टेकिंग अ पॉइंट व्हिच इज बिटवीन R1 और R2. ये तो इजी है ना. ए वाला मैंने जीरो बोला है और ये के क्यू बाय आर स्क्वायर है. बिटवीन के लिए क्या किया? बोला देखो ये गॉसियन सरफेस बनाया, फिर बोला ये आर है स्मॉल आर. ओके, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन नॉट. ई को बाहर निकाला, डी ए विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. ये वाला पार्ट हमेशा सेम ही रहता है. ओके, राइट वाला जो क्यू एनक्लोज्ड है उसको निकालने के लिए सी आई एम यूजिंग दैट फॉर्मूला. आई एम यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम बड़ा स्फीयर माइनस अंदर का स्फीयर, राइट? ठीक है, तो 4/3 पाई R2 क्यूब अपॉन माइनस R1 क्यूब. दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्फीयर, ये येलो पार्ट का. ठीक है, अपॉन क्यू एनक्लोज्ड. इसमें में कितना, ये व्हाइट वाले में कितना चार्ज है वो निकालना है, राइट? दैट विल बी हाउ मच? क्यू अपॉन उसका वॉल्यूम कितना होगा? इंस्टेड ऑफ R2 आई विल गो टिल R ओनली, तो स्मॉल r क्यूब माइनस R1 क्यूब. उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू हियर एंड देन ये वाला इसको वहां ले आओ तो आंसर मिल जाएगा. सिर्फ मैंने क्या किया, ये क्यू एनक्लोज्ड वहां से लिया है बस. पुट दैट क्यू एनक्लोज्ड एंड टेक दिस टर्म देयर, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच लुक्स लाइक दिस. ऐसा कुछ मिलेगा. इज मेकिंग सेंस? समझाया बच्चों लोग कैसे किया मैंने? देख लो एक बार. ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसका. इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरिएबल. आई विल डू वेरिएबल इसके बाद. एनी क्वेश्चंस? समझ में आया कैसे कर रहे हैं? See, when you are finding electric field, the whole logic is to find right hand side Q enclosed, especially for SNC problems. Okay, तो left hand side क्या रहेगा? E into 4 pi r square only. Right में क्या हो रहा है? अगर तुम लोग अंदर कोई पॉइंट ले रहे हो तो नो चार्ज एनक्लोज, इसे जीरो कर दिया हमने. ठीक है, और बाहर चार्ज ले रहे हो, ठीक है, बाहर पॉइंट ले रहे हो तो टोटल क्यू आ जाएगा वहां पर. तो ये और ये केस वॉज वेरी इजी. बीच के केस में क्या हो रहा है कि चार्ज पूरा नहीं है, थोड़ा कम है. ठीक है, तो वो निकालने के लिए क्या करो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज कर लो. सिंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर वी कैन राइट दिस. एक्चुअली शुड राइट अ रीजन आल्सो, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
total charge upon total volume is equal to small charge upon small volume is applicable only when the distribution is uniform. It's not always applicable. Do we agree with this answer? Anyone has any questions here? एक बार देखो, पूछो, नहीं समझ में आया तो खाली क्यू के लिए लॉजिक लगाना पड़ा है, बाकी तुमको पहले से मालूम था. Which one? See, if you want total volume, what is total volume? It is R2 cube minus R1 cube. That is total volume. ठीक है, ओके. तो इसलिए टोटल चाहता है, टोटल वॉल्यूम में R2 और R1 लिया है, वो समझा. अभी when I talk about this white वाला वॉल्यूम, येलो से लेके व्हाइट तक, तो क्या करोगे? What is R2? R2 is small r and R1 is R1 only. यहां से यहां तक जा रही हो, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए R स्मॉल r क्यूब माइनस R1 क्यूब किया. टोटल वॉल्यूम क्या है? यहां से यहां तक. छोटा वॉल्यूम क्या है? यहां से यहां तक. तो इसलिए यहाँ पे R2 माइनस R1 हुआ है, यहाँ पे R माइनस R1 हुआ है. समझ आया? समझ आया बच्चे लोग? श्योर. नेक्स्ट सम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है. ऐसे सम तुमको अभी देखने मिलेगा. सिमिलर सम्स यू विल सी इन एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके, करंट डेंसिटी के ऊपर आता है. अभी ये वाला समझ में आया तो मैं नेक्स्ट आ सकता हूँ. शुड आई गो अहेड? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया. अब नॉन पे आते, चलो नॉन यूनिफॉर्म. लेट्स गो टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सब मैंने यहाँ भी बता दिया था और यहाँ भी बता दिया. ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस. आगे आ जाओ. ये सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2. ओके, बोला है कि एसएनसी और रेडियस इज कैपिटल आर. एसएनसी, बट नाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली. नॉन यूनिफॉर्मली मतलब ऐसे बोला है कि दिस रो इज इक्वल टू सम रो नॉट आर. मतलब समझो ऐसे कि ये पार्ट में अगर चार्ज 10 कूलम है तो थोड़ा और ऊपर जाओगे तो इट विल 30 कूलम, 40 कूलम. थोड़ा और ऊपर जाओगे तो इट विल इंक्रीज. तो एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. More charge per volume is happening as you go away. Where smaller represents radius of the sphere. Distance of the center. Smaller represents distance from center. Now the question is same कि मेरे को दो चीज निकालना है. एक मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, एक पॉइंट ए ले लिया तो, और आउटसाइड कितना होगा पॉइंट बी पे. यू हैव टू गिव मी EA एंड EB. Notice something, ठीक है? What is the data given to you? They are giving you rho का value which is variable and they have given you radius of the sphere. They have not given you Q. चार्ज नहीं दिया तुमको, यहाँ पे चार्ज ढूंढना पड़ेगा अपने को. समझ में आया क्या? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन देखो. इसको से हटाते हैं, पहले इनसाइड कर लेते हैं फिर आउटसाइड पे आते हैं. चलो शुरू करते हैं. तो दिस इज अ स्फीयर के और चार्ज यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट, ये पॉइंट स्मॉल आर पे. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई विल मेक अ गॉसियन स्फीयर लाइक दिस. तो दिस ग्रीन स्फीयर is my Gaussian sphere. Okay, so I'll write this is my GS. Any questions? Okay, now what I'll do, I'll say कैसे करें. तो ये ग्रीन लिखा है, देखा, ग्रीन is Gaussian sphere. Now the problem is very simple. I have to just do my integration of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. ये फॉर्मूला हम सबको पता है, करेक्ट? चलो, Q enclosed upon epsilon naught. E will go out. Integration of dA is surface area of this green sphere, which is 4 pi r square. Left hand side is sorted as usual. Okay, right में दिमाग लगाना पड़ेगा. right वाला क्या बोल रहा है कि what is that right वाला part? It is Q enclosed upon epsilon naught. मतलब ये green sphere में कितना चार्ज है तो वो ढूंढ के निकालना है. And now this is challenging. अब ध्यान देना, मतलब यही तुमको सिखाना है मेरे को कि how to find charge in a non uniform distributed case. ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है अभी? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना भी क्वेश्चन आता है नीट में कि दे विल ऑप्शंस, दे विल जैसे कि बताओ कि ये ग्रीन स्फीयर में कितना चार्ज है इफ द रो का वैल्यू इज गिवन टू यू. मैंने रो को रो नॉट आर दिया है, वो कुछ और भी दे सकते हैं. ठीक है, तो दे विल गिव रो एंड दे आस्क यू कि इतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज है. ऐसा भी क्वेश्चन आता है लोगों का. ठीक है,
कैसे करके देखो। अब तुमको पूरा फोकस ये व्हाइट से हटा के ग्रीन पार्ट में आ जाओ पहले तो। दैट इज फोकस नंबर 1। You have drawn the green sphere. What is the radius of green sphere? Small r. Remember that. What is the radius of green sphere? Small r. मुझे कितना चार्ज, कहाँ का चार्ज चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्फीयर में चाहिए। समझ में आया क्या? Let's do it. तो what I'll do, x पे जाके मैं एक thin shell ले लेता हूँ of with thickness dx. क्या लिया मैंने? What is this yellow one is a shell. ठीक है, of रेडियस x एंड थिकनेस कितना है भाई इसका? dx। ये चमका, ठीक है। अब ये शेल तो बहुत ही पतला है, ठीक है, इतना पतला है कि इतने से पतले स्पेस में चार्ज डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर दिस शेल और आई कैन राइट रो एज रो नॉट x, बिकॉज हमको बताया था कि जो रो था, व्हाट वाज रो का वैल्यू? रो वाज सम रो नॉट r। तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट। तो इसका डिस्टेंस, इस शेल का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है? x। तो इसलिए रो लिखा उसके लिए रो नॉट x। समझ में आया क्या? अभी रो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल रहेगा तो कैन वी राइट टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम? वी कैन नॉट। समझा? तो रो के लिए इसके लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल चार्ज। लेट्स से इसका ऊपर चार्ज dq है, तो स्मॉल चार्ज अपॉन इसका स्मॉल वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकाला, फंडा क्या था? एरिया इनटू थिकनेस। व्हाट इज द एरिया इसका? सरफेस एरिया विल बी स्फीयर है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। थिकनेस क्या दिया है? dx डाल दिया। समझ आया क्या? समझा कैसे? आई रिपीट, रो इज व्हाट? स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल चार्ज कितना इसका? इतने से में dq चार्ज आएगा, पतला सा शेल है, स्मॉल चार्ज dq, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? मैंने तो बताया, अगर तुमको एरिया पूछते हैं तो लेंथ इंटू थिकनेस करते हैं अपन, और वॉल्यूम पूछा तो एरिया इंटू थिकनेस। समझा क्या? लेंथ सब एरिया पूछा तो लेंथ इंटू थिकनेस, और वॉल्यूम पूछा तो एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। तो एरिया इंटू थिकनेस, समझा? इसको उधर ले जाओ तो dq मिल गया अपने को। व्हाट इज dq का वैल्यू? dq का वैल्यू मुझे मिल गया, इट इज सम रो नॉट, ये पूरा वहां गया 4 पाई, ये x स्क्वायर और यहाँ पे x, तो x क्यूब हो गया dx। dq मिल गया। अभी क्या चाहिए? q। इसको इंटीग्रेट कर दे, कहां से कहां इंटीग्रेट करेगा? मुझे स्मॉल आर तक चाहिए, तो 0 से लेके स्मॉल आर तक। नाउ दिस कांस्टेंट्स विल गो आउट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx? x रेज़ टू 4 अपॉन 4, लिमिट लगाया तो r रेज़ टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 4 बाय यू गेट द वैल्यू ऑफ q। चमका कैसे निकाला? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आस्क मी। दिस इज हाउ टू फाइंड चार्ज इन SNC। देख लो भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये करने की जरूरत नहीं थी इंटीग्रेशन की। फिर तो स्मॉल चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, दैट यूज्ड टू वर्क। जैसे पीछे किया था, ठीक है, पीछे जो किया था आपने वही किया। देख, ठीक है, इसमें कोई इंटीग्रेशन किया था क्या आपने? नहीं किया, बिकॉज यूनिफॉर्म में क्या होता है? टोटल अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल, दैट वर्क्स। इधर पे नहीं होता है, इधर पे क्या करना पड़ता है? क्योंकि चेंज हो रहा है तो हमको ऐड करना पड़ता है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे देख लो, कभी कुछ पूछना पूछ लो। लॉजिक क्या है? आई रिपीट, मेरे को आई एम स्टार्टिंग विद इनसाइड, ओके। तो आई एम सेइंग कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि फील्ड कितना है, तो जहां पे फील्ड चाहिए वहां पे गॉसियन सरफेस बनाया। फिर गॉसियन सरफेस बनाया तो बोला कि लेफ्ट हैंड साइड इज ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड में चार्ज एनक्लोज चाहिए। अब इतने ग्रीन स्फीयर में कितना चार्ज है जो मालूम नहीं है, वो कैसे निकाला? बोला वेरिएबल है तो आई कैन नॉट यूज द एवरेज वाला फंडा, ओके। आई हैव टू गो बाय इंटीग्रेशन। तो आई एज्यूम थिन शेल, x रेडियस dx थिकनेस का, पूरा चार्ज उसमें dq है, ओके। तो वो हम लिख सकते हैं उसके लिए dq अपॉन उसका वॉल्यूम dv इज इक्वल टू जो भी जो उसने फंक्शन दिया है वो। ये सॉल्व करके मुझे dq मिला, dq से इंटीग्रेट करके मुझे q से q मिल गया। समझा? चलिए तो यहाँ पे एक बार पढ़ता हूँ। थिकनेस इज dx एंड चार्ज इज dq, ओके। तो ये dq by dv लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। समझ में आया? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये समझो, ये बड़ा स्फीयर था, ठीक है, और मेरे को भी ये ग्रीन में कितना चाहिए वो चाहिए, राइट। बट ये ग्रीन के अंदर भी तो वेरिएबल है, तो मैंने क्या, मुझे ग्रीन तक चाहिए, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट व्हाट इज स्फीयर। मुझे पूछा ही क्वेश्चन ये है कि अंदर बताओ क्या फील्ड है, इसलिए मैं यही मेरा लुकआउट जोन है। समझ में आएगा?
और ये ग्रीन के अंदर भी एवरीथिंग इज कांस्टेंट चेंजिंग, तो मैं बोला इसमें भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या किया, एक्स पे जाके डीएक्स पार्ट ले लिया। अब वो डीएक्स पार्ट जो है, ये जो शेल है येलो वाला, उसके लिए उसका जो चार्ज जैसे लिखना होगा मुझे, तो आई टू राइट rho naught into distance from the center, because that's what they said. They said कि the charge density is variable and it depends on distance from the center. What is the yellow distance from the center? X, इसलिए यहाँ पे x लिखा है। So this is you're taking integration inside the inner sphere. हाँ, ग्रीन पे लेके आया था पहले मैं। Yes. The Q founder is like the thin sheet and the dq is thin sheet, okay, and q is entire green one. so what we found is in the entire Green one. Because you integrated na, you added dq was charged in this small yellow sheet, yellow shell, ठीक है। तो एक शेल में dq है, सारे dq को ऐड करो क्या मिलेगा, उस स्फीयर को कितना मिलेगा, समझा क्या। इसका मैथ्स मुझे खराब करना है अगर, तो ये फंक्शन को मैं और गंदा दे सकता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे दिया, करते बैठो इंटीग्रेशन, समझा। ये तो इजी करने के लिए ये वाला दिया है मैंने, रो नॉट एक्स। दिस राइट हैंड मैंने ये क्वेश्चन बनाया ना, यहाँ पे रो नॉट आर दिया है, अगर गिवन लाइक रो नॉट इज इक्वल टू सम 6x स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो जितना खराब ये रहेगा उतना इंटीग्रेशन करना हो जाता है, समझा ना, ठीक है। तो दे डोंट टेस्ट यू ऑन इंटीग्रेशन, दे टेस्ट यू ऑन द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ये वाला आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं आ रहा हूँ, मैं उससे भी आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे पूरे व्हाइट का चार्ज चाहिए तो क्या करूंगा, मैंने लिमिट कहां से कहां लगाया था, कैपिटल कर दूंगा, बस खत्म बात। if I am looking for total charge of the sphere, I just change the limits, my job is done, ठीक है। which is what I have done, वहां पे भी मैं बताता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ। चमका तुम लोग को, ठीक है। अभी मैंने क्यों नहीं किया कैपिटल, बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए था, चाहिए रहा तो मैं करूंगा, समझ में आया क्या। आ जाओ, अभी क्या होगा, मुझे क्यू एनक्लोज मुझे यहां से मिल गया है, सब्स्टिट्यूट किया, सब कैंसिल किया, आई गॉट द फॉर्मूला, जो भी इसको चाहिए था मिल गया अपने को, दिस इज द आंसर, व्हाटएवर यू गेट इज द आंसर। एनी क्वेश्चंस एनीवन, समझ में मैंने कैसे किया। अब बाहर वाला भी कर लेते, चलो बाहर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट पे पूछा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करोगे, चलो अलग कर लेता हूं, ब्लू कलर। हाँ, यहाँ पे चाहिए तो क्या करेंगे, तो गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा, है कि नहीं, और ये स्मॉल आर ही रहेगा। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ई बार इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, लेफ्ट इज सेम, ओके। राइट में क्या होगा, नाउ आई वांट टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, आई डोंट वांट, अभी यहां तो स्फीयर नहीं है ना भाई, स्फीयर यहां तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई वांट टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, डू यू एग्री। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट्स मैंने पहले यहां से यहां तक का ढूंढा था, आई जस्ट एक्सटेंड इट, समझा क्या, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था कि आई जस्ट फाउंड 0 टू स्मॉल आर तक, ओके, नाउ आई विल गो फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो सेम सॉल्व वही होने वाला है, यहाँ पे जो स्मॉल आर आया है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है कि इफ यू वांट क्यू एनक्लोज्ड, येलो लिखा है क्या, मैं इसको ब्लू लिख देता हूं, ब्लू कर दो इसको, ब्लू जीएस, ओके। तो ये जो ब्लू जीएस है उसके अंदर अगर चार्ज चाहिए तो इट विल बी ऑब्वियसली ब्लू में चार्ज नहीं, चार्ज व्हाइट में ही है। तो लिमिट कहां से लेंगे, 0 से लेके कैपिटल तक, समझ में आएगा। तो आंसर आएगा पाई रो नॉट कैपिटल आर रेज़ टू 4, वो ही लिखा है मैंने। लेफ्ट हैंड साइड वाज सेम, राइट का आंसर मेरे पास पता है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा तुमको। यस, क्या ये दोनों केसेस के लिए क्या, सेम अरे गॉसियन, ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस कहां बनाता है तू, पॉइंट से जिस पॉइंट पे फील्ड निकाला वहां बनाता है तेरे को, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या बोलते हैं अपन जहां पे फील्ड निकालते हैं, स्मॉल आर। इसलिए तो इसलिए लेफ्ट हैंड हमेशा सेम है, लेफ्ट सेम क्यों है, क्योंकि लेफ्ट में हमेशा तू क्या कर रहा है, तू गॉसियन सरफेस बनाता ही वहां पे जहां पे तेरे को फील्ड चाहिए, और दैट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज, तो इसलिए लेफ्ट हमेशा सेम रहता है, समझ में आया क्या, ठीक है। तू पॉइंट अंदर ले या बाहर ले, डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल आर, समझ में आया क्या, समझा। ये मैंने क्लैरिफाई किया है पहले ही, डिस्टेंस तू अंदर ले रहा है, पॉइंट बाहर ले रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर वेयर यू आर फाइंडिंग फील्ड और वेयर गॉसियन सरफेस इज मेड, इज द सेम थिंग, समझ में आया, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल आर, स्फीयर का रेडियस,
एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आया क्या भैया? आगे बढ़ो, ये टफ क्वेश्चन आता है, ये दो क्वेश्चन देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे चाहिए कि तुम लोग ढंग से समझ लो इसको, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 100% मिलेगा, गारंटी तुमको मिलने वाला है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर, दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर आगे चैप्टर्स में भी। जहां भी वेरिएबल आता है वहां पे ऐसे ही करता है अपन, और ऐसा आपने पहले भी किया था, इफ यू रिमेंबर सेंटर ऑफ मास, वहां भी करवाया है तुमको मैंने, बट काफी टाइम हो गया उसको। Shall I go ahead? एक और खतरनाक सम, ओके सी यहाँ पे व्हाट दे हैव डन, लुक एट द क्वेश्चन, इसको भी 3 पॉइंट में करूंगा। अब देखो कैविटी थोड़ा ऑफ कैविटी है, देख लो तुम्हें कैसा है, ठीक है, इट्स नॉट एट द सेंटर ना, थोड़ा अलग सम दिया है, ठीक है। क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट हम लोग सोच सके, ओके। बोला है कि एक एसएनसी है, उसमें हमने कैविटी किया यहाँ पे साइड में, कैविटी का रेडियस इज आर, ओके, एसएनसी का रेडियस इज 4r, सेंटर ये इसका सेंटर जो है और इसके सेंटर का डिस्टेंस भी दिया है 2r, ये सीरीज दिख रहा है क्या? कैविटी का रेडियस कितना है? स्मॉल r, एसएनसी का रेडियस कितना है? 4r, ठीक है, ओके, एंड ये कैविटी का सेंटर और एसएनसी सेंटर का डिस्टेंस इज 2r, दैट दे हैव गिवन। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 पॉइंट्स पे। पहला क्वेश्चन जो है वहां पे पॉइंट इज आउटसाइड बोथ द स्फीयर्स, बाहर, कैविटी में भी नहीं है, ये स्फीयर में भी नहीं, बाहर 8r डिस्टेंस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू सी, इट विल बी आई हैव टेकन अ पॉइंट P व्हिच इज इनसाइड द दिस एसएनसी, एक पॉइंट बाहर लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा इट इज एक्चुअली यहां पे इनसाइड द कैविटी ओनली। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लिया अगर आप बोले तो ये सीरीज खत्म हो जाएगा अपना। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, पहले मैं पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे फील्ड कितना है, फिर मैं पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे फील्ड कितना है, मतलब मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया है तुम्हारे लिए, ओके, और थर्ड इसकी कैविटी के अंदर कितना है। समझा क्वेश्चंस कैसे बनाया अपन ने, ठीक है। हम लोग तीनों ही केस कवर कर ले रहे हैं, समझे, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा आंसर जो मिलता है वो इसका मिलता है, बाकी में तो कैलकुलेशन बहुत है। शुरू स्टार्ट करें इसको। अच्छा, इसको करने का तरीका पहले सुन लो। ये सम को हम लोग ब्रेक कर देते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू 2 स्फीयर्स, वन इज पॉजिटिव प्लस वन इज नेगेटिव, छोटू वाला। इसको जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट द सेम थिंग, दैट्स द वे टू सॉल्व इट। हम लोग खड्डे वाला सम तो पढ़ाया नहीं है, वी हैव लर्न फॉर्मूला फॉर व्हाट, एसएनसी, जिसमें पूरा ही चार्ज भरा होता है, ठीक है। ऐसा बीच में खड्डा है, ऐसा कोई फॉर्मूला कराया गया नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 एसएनसी में डिवाइड करते हैं, बोले एक पॉजिटिव एसएनसी है मेरे पास और एक नेगेटिव एसएनसी है, इन दोनों को मैं ऐड करूं यही मिलने वाला है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि फर्स्ट एक पॉजिटिव एसएनसी अज्यूम करूंगा और उसके लिए बाहर एक पॉइंट है, ऐसा अज्यूम करके फॉर्मूला लिखूंगा। फिर एक नेगेटिव एसएनसी बनाऊंगा, उसके लिए बाहर एक पॉइंट है, ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बस। समझा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरफ, इसका इस तरफ, तो ऐड करेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा एंड दैट विल बी माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा तरीका? वी डोंट नो हाउ टू गेट, हमको जो पढ़ाया है वो फुल्ली फील्ड एसएनसी पढ़ाया है, ठीक है। तो हम ऐसे 2 फील्ड एसएनसी ले लेते हैं, पर एक को नेगेटिव लेते हैं, जब इसको जोड़ेंगे अपन, ठीक है, व्हेन यू कंबाइन दिस तो व्हाट यू गेट इज एम्प्टी, बिकॉज़ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर ये मिलने वाला है। समझा? इसको बोलते हैं कैविटी प्रॉब्लम, ऐसे सॉल्व होता है ये। अब कैलकुलेशन दिखाओ, यहां तक समझ में आया सबको? कैलकुलेशन जो मैंने बोला तुमको वही वापस से लिखा है, ठीक है, कि we'll assume this problem as sum of 2 problems, positive and negative spheres, and net electric field will be there, will be E1, vectorially I'm adding E1 plus E2, but क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, नेगेटिव टूवर्ड्स होता है, तो एट द एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझा ना? ठीक है, आ जाओ। वन मोर थिंग, इसने बोला ये रो यूनिफॉर्म है, रो इज यूनिफॉर्म। अगर क्यू में क्वेश्चन दिया होता तो ये क्वेश्चन इजी होता, ठीक है, बट इन्होंने क्वेश्चन दिया रो के टर्म्स में, तो मैं रो से सॉल्व करता हूं। कैसे करेंगे, पहले एक एक करते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड यहाँ पे देखो,
बड़ा वाला स्पीयर है ये पॉजिटिव वाला जिसका रेडियस इज 4r, ओके, डिस्टेंस बड़े सेंटर से कितना है 8r, ओके, तो एज सेड फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला वही है ना बाहर के लिए, तो के क्यू अपॉन आर विल बी 8r स्क्वायर, समझा। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ये स्पीयर के लिए डिस्टेंस कितना है, तो दिस इज 2r, तो 8r में से 2r निकाल दो 6r, तो के क्यू बाय 6r स्क्वायर, समझ में आया क्या। तो यहां तक ही सॉल्व हो गया था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर मिल जाता, ओके, बट आंसर क्यू में नहीं चाहिए, आंसर रो में चाहिए, ठीक है, तो कन्वर्ट करा, देख कन्वर्ट कैसे किया। रो का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, समझा क्या। जब बड़े वाले का वॉल्यूम लिखेंगे तो 4r क्यूब लिखेंगे, तो छोटे वाले का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ 4/3 पाई कौन सा r, इसका r कितना है, r ओनली, समझा। तो बोथ द क्यूज विल बी रिप्लेस्ड, तो यहां पे मैंने पुट रो इनटू दिस वैल्यू, समझ में आया, घटिया सा देखो पूरा, ठीक है। और जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड वाले में, तो क्यू का वैल्यू रो इनटू दिस वॉल्यूम, दिस इज फॉर द स्मॉलर वन, दिस फॉर द बिग वन, ठीक है। तो वो करेक्ट, वो मैंने डाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा मैथ्स वैथ्स किया, सॉल्व किया, तो मेरे को इसका आंसर आया रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसका आया मुझे रो r अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड q इन टर्म्स ऑफ रो, समझा। वो कैसे करते हैं, इनटू वॉल्यूम किया है बस, और कुछ नहीं। वॉल्यूम करेंगे तो क्या होता है वो, आई होप यू अंडरस्टैंड, 8 का क्यूब हो जाता है, और फिर वहां पे भी यहाँ पे देखो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो वो सब क्यूब करने के चक्कर में कैलकुलेशन का बढ़ जाता है। बस कैलकुलेट करो तो यू गेट दीस टू आंसर्स, वंस यू गेट E1 एंड E2 जस्ट सब्ट्रैक्ट, यू गेट द आंसर, समझ में आया। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना 8, बस छोटे वाले के लिए आर कितना 6, बाद में क्यू को सब्स्टिट्यूट किया गया रो इनटू वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम के लिए जो रेडियस लेंगे तो 4r लेंगे, उसका लेंगे तो r लेंगे, बस सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, समझ में आया, कैलकुलेशन है बस। हाँ बोलो, डिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इफ देयर इज SNC एंड पॉइंट इज आउटसाइड, फॉर्मूला इज kq बाय स्मॉल r स्क्वायर, बरोबर। व्हाट इज r, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द SNC, ठीक है। देखिए ये तो बड़ा SNC है ना, ये पॉइंट है द सेंटर, ये डिस्टेंस कितना है 8r, अच्छा अब छोटे वाले के लिए ये SNC है, तो ये सेंटर कितना है 2r सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8r में से 2r सब्ट्रैक्ट किया 6r मिला, समझा, समझ में आया क्या कैलकुलेशन। एनी क्वेश्चन एनीवन, ठीक है। बोथ द पॉइंट्स वेयर आउटसाइड, इसलिए आउटसाइड का फॉर्मूला यूज किया है बस। कैलकुलेशन मत देखो, ये देखो कि फॉर्मूला क्या लगाया, पहला स्टेप के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर मॉडिफाई किया है, ये समझो। सेकंड, उसको आंसर रो में चाहिए था, तो उसने रो के लिए क्या किया है, क्यू को खाली सब्स्टिट्यूट किया है रो इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम लेने का टाइम ध्यान क्या देना है, जिसका जो रेडियस है वही रेडियस डालना है, तो मिल गया, उसका सिर्फ सब्ट्रैक्शन है बस, वो प्रोसेस देख लो बस, ठीक है। दोनों स्फीयर के लिए पॉइंट आउटसाइड था, इसलिए दोनों के लिए पॉइंट आउटसाइड लगाया। अब जब मैं सेकंड केस लूंगा, सेकंड केस क्या था मेरा, कि आई विल टेक दिस पॉइंट, राइट, आगे दिया है। सी केस नंबर 1 था कि आई टुक द पॉइंट आउटसाइड, नाउ आई एम गोइंग टू टेक इनसाइड। नाउ इफ आई टेक पॉइंट इनसाइड, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वाले स्फीयर के लिए अभी भी पॉइंट बाहर ही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लग गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और जब इनसाइड करूंगा तो ये पॉइंट लूंगा, इसके लिए तो पॉइंट इनसाइड है, तो इसलिए एसएनसी का इनसाइड का फॉर्मूला गया, वन इनसाइड का फॉर्मूला रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, डू यू रिमेंबर, समझा क्या। देखो इफ यू गो बैक टू एसएनसी, वापस एक बार दिखाई देता हूं, एसएनसी का जो फॉर्मूला है, बाहर के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर था, तो अंदर के लिए फॉर्मूला अच्छा था, मतलब देखो ये देखो एसएनसी, ठीक है, बाहर का फॉर्मूला वाज के क्यू बाय आर स्क्वायर, बाहर का फॉर्मूला आई डिड नॉट गिव यू इन टर्म्स ऑफ रो, राइट, और अंदर का फॉर्मूला रो के टर्म्स में दिया है, तो अगर रो दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वो कैलकुलेशन बच जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इनको फिर से कन्वर्ट करो, तो जनरेट था ना, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखाता हूँ, कैलकुलेशन बच जाएगा, बिकॉज द फॉर्मूला इज ऑलरेडी नोन। लुक एट दिस पार्ट, दिस पार्ट वी डिड, ओके। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड केस में आई एम टेकिंग अ पॉइंट P which is at a distance 2r and it is inside the SNC, it's outside the cavity but inside the SNC, okay, let's solve it। तो पहले वाले के लिए तो वही सेम फंडा लगेगा, ठीक है, इसका फील्ड निकाला तो फॉर्मूला क्या है, E is equal to रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, और r की वैल्यू क्या दी है, r is distance of center which is 2r, just put the value, ठीक है। अच्छा अब ये स्फीयर है और ये पॉइंट है, इनमें डिस्टेंस कितना है 2r plus 2r, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर में डिस्टेंस कितना आएगा
4r, देखो k q अपॉन r स्क्वायर में 4r लिया, समझा। फिर बोला q को चेंज करना पड़ेगा, रो में आंसर चाहिए, तो इट्स व्हाट, q इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम कितना लेंगे, इसका रेडियस कितना है, r ही है, तो r डाल दिया। तो ये सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, आया आंसर कितना, रो r अपॉन 48। नाउ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट, यू गेट द आंसर, सेम प्रोसेस, ठीक है। एंड आई फाउंड आउट दैट दिस इज हायर, दिस इज लोअर, तो इलेक्ट्रिक इसके डायरेक्शन में रहेगा, तो उस तरफ, इसलिए उस तरफ बनाया, समझा। यहां पे सारा दोनों को चेंज करना पड़ा था अपने को, क्यू को चेंज करना पड़ा था, यहाँ पे बच गए। इनसाइड का फॉर्मूला रो के टर्म्स पे अपने पता होता है, तो काम कम हो गया अपना। इनफैक्ट का कैलकुलेशन वाज बेटर यहाँ पे, समझ में आया क्या। देख लो एक बार, कुछ पूछो तो पूछो, सब समझ लो। मतलब if the point is outside kq by r square, if the point is inside it is rho r upon 3 epsilon naught. So when I take this point P, for this sphere, for cavity it is outside, but for the SNC it is inside. तो इसलिए inside वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे outside वाला फॉर्मूला यूज किया है, समझे क्या। अभी लास्ट केस लेते तेरे को, should I go ahead? You have questions? नहीं, रुको, एक्चुअली मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता हूँ। तो प्रॉब्लम इज दिस कि ये हमारा एसएनसी है, अंदर एक कैविटी है, ओके। लिसन टू मी, थोड़ा जनरलाइज करेंगे इसको, रिजल्ट को। बोले ये सेंटर C1 है इसका, एसएनसी का, ये सेंटर C2 है इसका, कैविटी का, ओके। यहाँ पे सब जगह चार्जेस है, ओके। यहाँ कैविटी में कोई चार्ज वार्ज नहीं है। बोला है कि एक पॉइंट है P यहाँ पर, ओके, पॉइंट P यहाँ पे इनसाइड द कैविटी वी आर गेटिंग, ओके। बोले दिस पॉइंट P के बारे में क्या खास बात है, सुनो। दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R1 from C1 and R2 from C2. Distance between C1 and C2 is given as L, and we have to find the value of electric field at this point. We have to find electric field at this point. समझा, समझ में आया क्वेश्चन। अच्छा, what is the तरीका of doing this sum? तुम क्या करो, पहले एक बड़ा एसएनसी लोगे और एक छोटा एसएनसी लोगे, करेक्ट। फिर बोलोगे ये देखो यहाँ पे पॉइंट P यहाँ पे दिख रहा है मुझे, डिस्टेंस कितना दिया है इसका, R1, ठीक है। पॉइंट P इसके अंदर भी है, डिस्टेंस कितना दिया है मुझे, R2। ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, करेक्ट। अच्छा, when तो both point P is inside for both the spheres, so what is the formula I'll use, rho r upon 3 epsilon naught, ठीक है। अच्छा, तो I'll write P1 as rho r1 upon 3 epsilon naught. Do we agree? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे write E2 as rho r2 upon 3 epsilon naught. समझा। Can I directly subtract it? मुझे डायरेक्ट सप्लाई कर लेना चाहिए क्या। प्रॉब्लम क्या है कि वेक्टरली देखो तो तुम समझ में आएगा कि जब ये फॉर्मूला लिखते हैं अपन ई इनसाइड का, इट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन ये बता रहा है ये तो चार्ज है, ये तो कांस्टेंट है, तो जिस तरफ आर होएगा उसी तरफ तुम्हारा ई होगा, है ना। ई और जो आर है वो पैरेलल होने चाहिए, समझ में आया क्या। दिस टेल्स मी कि इलेक्ट्रिक फील्ड because of this C1 या this sphere will be like this, because R1 is like this, ऐसे पॉइंट करेंगे, this is electric field E1, समझा क्या। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनाएंगे, ठीक है, तो नेगेटिव है, इसको भी दिस वी आर टू टेल पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट। तो इसका अट्रैक्टिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, R2 और E2, चमका, पॉजिटिव रिपल्सिव, नेगेटिव अट्रैक्टिव, समझ में आया क्या। तो नाउ कन्वर्ट इसको वेक्टर फॉर्म में, my answer would be actually E net, या E will be equal to vector sum of E1 and E2. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर सम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। समझ में आया, ठीक है। एंड यू सी, यू अंडरस्टैंड, यू रिमेंबर ट्रायंगल लॉ,
ट्रायंगल लगा देगा क्या है ट्रायंगल लॉ लगा देगा वेक्टर से बढ़ाया था कि टू वेक्टर्स a and b represent two sides of triangle, then the third side they are in order, है ना, then the third side taken in opposite order will be a resultant. तो वेक्टर r will be वेक्टर a plus वेक्टर b, यही है ट्रायंगल लॉ. If two vectors represent two sides of triangle taken in order, एक खत्म हुआ दूसरा चालू हुआ, तो अगर ऑर्डर फॉलो करेंगे तो तीसरा ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, समझा क्या. पर बोला कि नहीं ऑपोजिट में जाओ, ठीक है. इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्ट इज थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यही है. अच्छा अब देखो यहां पे देख लो, ठीक है. एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट कहां पे होना चाहिए बताओ. हाँ, ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर फॉलो कर ये आएगा, ऑर्डर का ऑपोजिट दिस. एंड व्हाट इज दिस, एल. एल समझ में आया क्या, समझा, समझ में आया क्या भाई. R1 R2 का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, L वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम C1 टू C2, समझा क्या, ठीक है. C1 टू C2 मतलब जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका फॉर्मूला क्या है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट L. कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल वेक्टर एडिशन का समझिए. इफ यू सी द फर्स्ट टू क्वेश्चन यू विल फील लाइक इसमें बहुत खतरनाक कैलकुलेशन आएगा, कुछ भी नहीं था कैलकुलेशन, थोड़ा कॉमन सेंस है बस, इसलिए मुझे ये सब बहुत पसंद है, समझा गया. और ये मतलब अपने क्या बता रहा है, ये इस रिजल्ट ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर कांस्टेंट रहेगा, समझा. क्या वो R1 पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं. R2 पे डिपेंड कर रहा है, नहीं. मतलब तू कोई भी पॉइंट ले ले शेल के अंदर, मतलब तू समझ कि ये कैविटी के अंदर तू कोई भी पॉइंट ले ले, यू टेक एनी पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू, दिस. वेल ये डिस्टेंस देख, R1 R2 विल चेंज इफ आई चेंज द पॉइंट. ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो R1 R2 चेंज होगा, राइट, ठीक है. समझ में आ रहा है. R1 R2 विल चेंज बट विल L चेंज क्या, नो. व्हाट इज L, डिस्टेंस इन C1 that will not change. So you take any point inside the cavity, what is the electric field, same constant. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. इसलिए ये सब बहुत अच्छा है. ऐसा बहुत कम बार होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कांस्टेंट मिलेगा. कहां कहां मिला है तुमको, एक प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. फिर हेमिस्फीयर के सेंटर पे सिर्फ, बस समझ में आ रहा है क्या. उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम, ये बहुत कम इंस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिल रहा है अपने को. तो हमको अगर किसी भी जोन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कैविटी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. वी क्रिएट अ कैविटी, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझा. एसएनसी लिया, कैविटी में घुस जाओ, कैविटी के अंदर तो फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है, समझा. तो इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम लोग को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जगह क्रिएट करना है तो बेस्ट तरीका क्या है, कैविटी. कैविटी में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है. समझ में आया सबको, एनी क्वेश्चंस एनीवन, ठीक है. दिस रिजल्ट यू कैन रिमेंबर, दो दे डोंट आस्क यू टू सॉल्व ऐसे सब, डायरेक्टली रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है, बट आई होप यू कैन गेट द आंसर. इसलिए मैंने देखो आगे जाऊंगा तो मैंने सॉल्व तो किया ही है, प्लस में वो डायग्राम मेरे को ऐसे बना के रखा है, सी बनाया ना. वो एरो क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इक्वली स्पेस्ड है पहली बात तो, और वो एल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या सब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा. समझ में आया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज इन विच डायरेक्शन, फ्रॉम C1 to C2 and it is constant, it is uniformly spaced, tells me that it is uniform electric field. Also direction is from left to right. समझ में आया क्या. इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, मैंने ऐसे ही लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्या, हाँ. मतलब ऐसे कोई कैविटी दे देंगे, बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, ओके, उसको छोड़ दिया तो कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ पे हिट करने के लिए, थिंग्स लाइक दैट. तो यू कैन गेट ऑल दिस बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको एक्सेस होता है QE/m, और E का वैल्यू पता है अपने को, रो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अभी निकाला, तो A मिल गया तो अपन S निकाल सकते हैं. A और S पता होता है तो टाइम वाइम सब मिल जाएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ कर लो. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सॉल्व किया था क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो सकता है. खाली फर्क क्या है कि वहां पे E का वैल्यू अपने E ले लेते, यहाँ पे E का वैल्यू पता है अपने को. तो ऑल द सम्स ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर एप्लीकेबल हियर, ओके. द ओनली चेंज इज दैट वहां पे E का वैल्यू हमको E लिखते थे, यहाँ पे E का वैल्यू पता है. समझ में एनी क्वेश्चंस. जब मैंने क्या बोलते तुमको प्रोजेक्टर का सम कराया था ऐसे 2 प्लेट्स वाला, तो वो भी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सिनेरियो था, राइट. और वहां पे E का निकाला था हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इसके वजह से भी आ रहा है, इसके वजह से भी आ रहा है, समझे. अब यहाँ प्लस था और यहाँ पे नेगेटिव था, इफ यू रिमेंबर. तो दिस इज वन वे ऑफ प्लेट्स विल हेल्प अस टू क्रिएट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहां पे वो वाला एग्जांपल लेके कराया था. अब अगर हमको चाहिए तो हम सेम प्रॉब्लम
शेल के अंदर भी ये सब कैविटी के अंदर भी कर सकते हैं, खाली ई का वैल्यू क्या हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एल, वो सेम हम यहाँ भी बना सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, समझ में आया क्या? दिस कंप्लीट्स अवर स्पीयर्स एंड शेल्स का पार्ट जो मुझे करना था। इसके बाद वी हैव बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने खत्म कर लिया। ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।